ग्लैमर क्वीन रेखा जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो उनके लुक्स और उनकी टूटी फूटी हिंदी का मजाक उड़ाया जाता था। भले उनकी फिल्में हिट होती हो पर उन्हें ना तो इंडस्ट्री सीरियसली लेती थी ना उस वक्त की मीडिया। हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं रेखा खुद भी जिम्मेदार थी, क्योंकि शुरुआत में उनके साथ डिसिप्लिन का बहुत इश्यूज था। पर 1976 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसकी मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म रिलीज के बाद एक अलग रेखा दुनिया के सामने आई, रिफाइंड, रीइन्वेंटेड एंड फोकस्ड। और इस बदलाव के पीछे एक शख्स का हाथ था, अमिताभ बच्चन, और वो फिल्म थी दो अनजाने, जिसकी मेकिंग की बात करेंगे राजे रेट्रो के आज के एपिसोड में। रेखा ने 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। फिल्म हिट रही, लेकिन इंडस्ट्री और क्रिटिक उनके साथ काफी क्रूएल थे। अगले 2 सालों में रेखा ने कई फिल्में साइन की, लेकिन बाद में खुद माना कि उनका एक्टिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक्टिंग उन्हें बोरिंग लगती थी। अपनी शुरुआती फिल्मों की सक्सेस के बाद 18 साल की उम्र में रेखा ने बॉलीवुड के जुहू के बीच अपार्टमेंट में अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया था। इसी बिल्डिंग में जया भादुरी भी रहती थी, जो तब तक एक सीरियस और वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। उनमें कमर्शियल सिनेमा और मीनिंगफुल सिनेमा दोनों की जरूरतों को आसानी से निभाने की रेंज थी। रेखा और जया भादुरी ने लगभग एक ही वक्त पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन एक्टर्स के रूप में रेखा की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जया बच्चन से बिल्कुल अलग थी। ना तो रेखा खुद को एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में लेती थी और ना ही इंडस्ट्री उन्हें उस नजरिए से देखती थी। उनके काम से ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ और उनके बोल्ड इंटरव्यूज की होती थी। रेखा ने एक बार कहा था, मैं काम को सिर्फ फन की तरह लेती हूँ, जैसे लड़कियां कॉलेज बंक करती हैं वैसे ही मैं शूटिंग बंक करती थी। चाहे सुनील दत्त हो या सुपरस्टार राजेश खन्ना, रेखा में सबको इंतजार करवाने की हिम्मत थी। एक बार तो रेखा की वजह से फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म नमक हराम के सेट पर शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी थी। बीच अपार्टमेंट्स में रेखा और जया भादुरी अक्सर मिला करती थी। रेखा प्यार से जया को दीदी बाई बुलाती थी और काफी बार उनके फ्लैट्स पर वक्त गुजारने चली जाती थी। इंडस्ट्री में दोनों एक तरह से कॉम्पिटिटर जरूर थी, लेकिन जया को ज्यादा टैलेंटेड और रिस्पेक्टेड एक्टर माना जाता था। यहीं पर रेखा की पहली मुलाकात हुई जया बच्चन के तब के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से। हालांकि तब अमिताभ भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी। अमिताभ की किस्मत इतनी खराब मानी जाने लगी थी कि रेखा के साथ फिल्म दुनिया का मेला साइन होने और शूटिंग शुरू होने के बाद भी प्रोड्यूसर जीएम रोशन ने अमिताभ को मनहूस मानकर उनकी जगह एक्टर संजय खान को इस फिल्म में ले लिया। तब तक अमिताभ और रेखा अपना पहला गाना तौबा तौबा साथ शूट कर भी चुके थे, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों को ज्यादा इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिला था। 1973 में अमिताभ और जया की फिल्म जंजीर रिलीज हुई। कई फ्लॉप्स के बाद अमिताभ ने इस फिल्म के साथ जबरदस्त कमबैक किया। जंजीर में उनका एंग्री यंग मैन वाला अंदाज इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क बन गया और बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। फिल्म की सक्सेस के बाद अमिताभ और जया ने शादी करने का फैसला लिया। 3 जून 1973 को दोनों की शादी हुई, लेकिन रेखा को शादी में इनवाइट नहीं किया गया था, जिस बात का उन्हें काफी बुरा लगा। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कही कि इतनी दोस्ती और अफेक्शन दिखाने के बाद भी जया ने मुझसे अपनी शादी में बुलाना जरूरी भी नहीं समझा, जबकि मेरा घर उनकी बिल्डिंग में ही है। इसी के कुछ दिनों बाद डायरेक्टर दुलाल गुहा को एक फिल्म का आइडिया आया। गुहा इससे पहले राजेश खन्ना के साथ दुश्मन और धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोस्त बना चुके थे। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। अब गुहा कुछ अलग और अनयूजुअल करना चाहते थे। उन्होंने राइटर निरंजन गुप्ता की कहानी रात्रि यात्री पर बेस्ड फिल्म दो अनजाने बनाने का फैसला किया। कहानी एक एम्बिशियस लड़की की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी शादी एक मिडिल क्लास क्लर्क से हो जाती है। बाद में उसके पति का अमीर दोस्त उससे अपने जाल में फांस लेता है और दोनों मिलकर उसके पति को चलती ट्रेन से धक्का देने की साजिश रच लेते हैं। पति बच जाता है और फिर बदला लेने के लिए वापस लौटता है। लीड रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया, जबकि उसके दोस्त का रोल प्रेम चोपड़ा को मिला। हीरोइन का कैरेक्टर काफी नेगेटिव शेड्स वाला था। ट्रेडिशनल हिंदी सिनेमा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एक वैम्प थी। ये रोल पहले शर्मिला टैगोर और मुमताज को ऑफर हुआ था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज को हमेशा के लिए खराब कर देगा। फिर रेखा को अप्रोच किया गया। स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने भी हिचकिचाते हुए दुलाल गुहा से कहा कि दादा ये तो बहुत वैम्पिश है। गुहा ने उन्हें समझाया कि फिल्म असल में फीमेल प्रोटैगनिस्ट के अराउंड ही सेंटर्ड है और ये रोल उन्हें हमेशा यादगार बना देगा। शायद गुहा का नरेशन और उनका कॉन्फिडेंस रेखा को इंप्रेस कर गया। तब तक किसी ने भी उनके साथ किसी रोल की डेप्थ और डायमेंशन पर इतनी सीरियसली बात नहीं की थी। रेखा को ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ रूटीन सॉन्ग एंड डांस और क्लीशे रोमांटिक सीन्स ही मिलते थे, लेकिन दो अनजाने का ये रोल ज्यादा पावरफुल और लेयर्ड लग रहा था।
रिस्क भी था, या तो लोग उनके नेगेटिव कैरेक्टर से नफरत करते या फिर वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्ट्रेस के रूप में रिस्पेक्ट कमा लेती जिसकी उन्हें हमेशा क्रेविंग थी। आखिरकार रेखा मान गई। दो अनजाने उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में क्रेडिबिलिटी दिला सकती थी और इस तरह फिल्म में पहली बार अमिताभ और रेखा एक दूसरे के ऑपोजिट दिखे। ये वो टाइम था जब जंजीर के बाद लोग अमिताभ को सीरियसली लेने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ की पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म की कस्में खाती थी, जो उस दौर की डिसऑर्गेनाइज्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत रेयर क्वालिटी मानी जाती थी। पर रेखा का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी उनकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानी नहीं जाती थी। दो अनजाने की यूनिट एक बड़े क्लैश के लिए मेंटली तैयार थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई। अमिताभ बच्चन हमेशा सेट पर टाइम से पहुंचते थे। वो अपने डायलॉग्स रिहर्स करते थे, कैरेक्टर के हर छोटे बड़े नुआंस पर डिस्कशन करते थे और पूरी तैयारी के साथ ही शूट करते थे। उनकी प्रोफेशनलिज्म सिर्फ शूटिंग आवर्स तक सीमित नहीं थी। काम खत्म होते ही वो पार्टीज या ड्रिंकिंग सेशन में रुकने के लिए बजाय घर चले जाते थे, अगले दिन फिर वक्त पर सेट पर लौटने के लिए। बाकी सब की तरह रेखा भी अमिताभ की पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस होने लगी। कई बार रेखा शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग्स भूल जाती थी। तो एक दिन पैकअप के बाद जब सब घर जाने लगे तो अमिताभ ने रेखा से अपनी भारी आवाज में कहा कि सुनिए, जरा अपनी लाइंस याद कर लीजिएगा। अमिताभ की सिंसियरिटी ने रेखा को एहसास दिलाया कि उन्हें भी अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए। अमिताभ का असर रेखा पर साफ दिखने लगा था। ये बात खुद रेखा ने सिमी ग्रेवाल के शो में माना था। भले ही इसे बच्चन इफेक्ट कहिए, लेकिन रेखा ने अब वो करना शुरू कर दिया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो दो अनजाने के सेट पर सुबह 6 बजे शार्प पहुंचने लगी और ये देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं था। रेखा अब अपने कैरेक्टर्स को गहराई से समझने लगी थी। वो पोर्ट्रेल के फाइनर पॉइंट्स पर डिस्कशन करती थी, बिल्कुल अमिताभ की तरह। उन्हें एक ऐसा इंसान मिल गया था जिसे सिर्फ एडमायर ही नहीं, इम्यूलेट भी किया जा सकता था। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी, वो रोमांस जिसके बारे में बॉलीवुड आज तक बात करता है। दो अनजाने की कहानी कलकत्ता में बेस्ड थी और 1 महीने का शूटिंग शेड्यूल वहीं प्लान किया गया था। फिल्म के लीड स्टार्स मशहूर ग्रैंड होटल में रुके हुए थे। रेखा के लिए यह शहर नया था, लेकिन अमिताभ बच्चन कलकत्ता को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिल्म में आने से पहले वो बर्ड एंड कंपनी नाम की शिपिंग फर्म में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर चुके थे और 1962 से 1969 तक उन्होंने अपने जिंदगी के 8 साल कलकत्ता में ही बिताए थे। शूटिंग के बाद अक्सर अमिताभ रेखा को कलकत्ता घुमाने ले जाते थे। दो अनजाने की यूनिट से जुड़े कई लोगों ने बाद में याद किया कि उन्होंने रेखा में एक जबरदस्त बदलाव देखा था। अमिताभ के सामने वो पहले से ज्यादा कंपोज्ड और रिस्ट्रेन्ड नजर आती थी। दो अनजाने 1 जनवरी 1976 को रिलीज हुई। फिल्म कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन इसकी यूजुअल स्टोरी लाइन, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और दुलाल गुहा की क्रिस्प डायरेक्शन को इंडस्ट्री और क्रिटिक्स ने काफी सराहा। यह फिल्म आज भी अंडररेटेड मानी जाती है, शायद इसलिए भी क्योंकि उस दौर में अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर शोले, दीवार और कभी कभी ऑलरेडी थिएटर में थी। अदालत और दो अनजाने जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स को ज्यादा प्रिंट स्पेस या ऑडियंस नहीं मिली, बट रेखा को इस फिल्म से काफी फायदा हुआ। पहली बार उनके करियर में उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में लिया गया। फिल्मी मैगजीन उनकी तारीफ करने लगे। बड़े फिल्म मेकर्स अब उन पर ध्यान देने लगे थे और उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। हर कोई रेखा की परफॉर्मेंस और अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहा था। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ एक फिल्म ने रेखा को एक नई इज्जत दिलाई और इसका पूरा क्रेडिट रेखा ने अमिताभ को दिया। अमिताभ उनके लिए उस हर चीज का सिंबल बन गए जो वो एक इंसान में ढूंढती थी और धीरे धीरे रेखा उनसे प्यार करने लगी। ये बात कि अमिताभ शादीशुदा है, रेखा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिल्म के बाद रेखा ने खुद को रीइन्वेंट कर लिया। रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लासिक फिल्म कहानी जैसा था, एक सिंपल लड़की का ग्लैमरस डीवा में बदल जाना। उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट और रिगरस एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया, डिसिप्लिन लाइफ जीने लगी और योगा भी प्रैक्टिस करने लगी। कई मायनों में रेखा एक ट्रेंड सेटर और ट्रेल ब्लेजर थी। मेकअप भी उनके लिए एक सीरियस क्राफ्ट बन गया। बॉलीवुड के थिएट्रिकल और एग्जैजरेटेड मेकअप टेक्निक से तंग आकर वो रिपोर्टेडली लंदन गई थी, जहां उन्होंने द मेकअप स्कूल में मेकअप की कला सीखी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हेडलाइन बन रहा था और रेखा हमेशा इसका क्रेडिट अमिताभ को देती थी। उन्होंने अमिताभ को अपनी एडल्ट लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बताया। दोनों धीरे धीरे बॉलीवुड के सिजलिंग पेयर बन चुके थे और कई फिल्म साइन कर चुके थे, जैसे खून पसीना, अलाप, ईमान धर्म और गंगा की सौगंध। पर बहुत जल्द ये नजदीकी अमिताभ और जया के रिश्ते को इम्पैक्ट करने लगा और फिर सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ ने साथ में कभी काम नहीं किया। तो ये थी कहानी दो अनजाने के बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।